सदृश का भाव लेना है इसमें, वैसादृश्य। सदृशता ऐसा बोलते हैं ना अपन, विसदृशता, तो वैसादृश्य होता है। ता लगाते हैं तो भाववाचक नाम हो जाता है, विसदृश नाम हो गया, सदृश का भाव वैसादृश्य हो गया। श्रीवरधमाणमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्यायदीपिका। वंदे मातरम। परोक्ष प्रकाश तीसरा, इसमें परोक्ष प्रमाण का लक्षण बताया है, उसके भेद बताए हैं। परोक्ष प्रमाण का लक्षण क्या है? मनस्वी कशाला म्हटलं परोक्ष प्रमाण? अविशद प्रतिभास म्हणजे अस्पष्ट प्रतिभास, म्हणजे जिस ज्ञान का प्रतिभास अस्पष्ट है उसको परोक्ष प्रमाण कहते हैं। और परोक्ष प्रमाण के भेद कितने बताए? कौन से? प्रत्यभिज्ञान, आगम, ये इसके 5 भेद हो गए परोक्ष प्रमाण के। उसमें से स्मृति का लक्षण बताया। क्या बताया स्मृति का लक्षण? स्मृति म्हणतात। पूर्वी अनुभवलेल्या पदार्थाची, मराठी में बोल रहे हो, पूर्व में अनुभव किए हुए पदार्थ को याद करना उसको स्मृति कहते हैं। उसकी याद होना वो स्मृति है। वह है, किस रूप से होती है? वह इस रूप से होती है। और प्रत्यभिज्ञान किसको कहा आकांक्षा दीदी? अनुभव और स्मृति के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। अनुभव और स्मृति, इन दोनों के जोड़ रूप ज्ञान, जिस ज्ञान में स्मृति और वर्तमान का प्रत्यक्ष अनुभव क्या हासिल है, पूर्व का नहीं लेना। स्मृति में तो पूर्व का अनुभव कारण है ही, अभी प्रत्यभिज्ञान में स्मृति और वर्तमान का प्रत्यक्ष, ये दोनों का जोड़ रूप ज्ञान होता है। ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। अब यह प्रत्यभिज्ञान का जोड़ रूप जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक एकत्व रूप और वैसादृश्य रूप, मतलब विलक्षण, भिन्न। यह वही है या यह उसके समान है या यह उससे भिन्न है। 3 प्रकार से उसकी प्रतीति होती है जोड़ रूप ज्ञान की। तो 2 का, एक का स्मरण हो रहा है और एक प्रत्यक्ष है, वही का उसी का स्मरण और वही प्रत्यक्ष है तो एकत्व प्रतिभिज्ञान होगा। किसी का स्मरण हो रहा है और वर्तमान में उस जैसा दूसरा कोई है पदार्थ, तो वहाँ पर कौन सा ज्ञान होगा? सदृश का। और ऊपर पहले का किसी का स्मरण आ रहा है और वर्तमान में उससे भिन्न पदार्थ है तो विसदृश प्रतीति होगी, वहाँ पर विसदृश का ज्ञान होगा। तो सदृश का भी जोड़ रूप ज्ञान होता है, विसदृश का भी जोड़ रूप ज्ञान होता है, एकत्व का जोड़ रूप ज्ञान होता है। वही अगले पैराग्राफ में भेद बता रहे हैं, उसको पढ़ते हैं। 9 नंबर का पैराग्राफ है। अत्र हि पूर्वस्मिन् उदाहरणे जिनदत्तस्य पूर्वोत्तरदशाद्वय व्यापकम एकत्वम प्रत्यभिज्ञानस्य विषयः। इस पहले उदाहरण में, पहला उदाहरण कौन सा है? स एव अयम जिनदत्तः, ऐसा पहला उदाहरण है ना ऊपर, यथा स एव अयम जिनदत्त, ये पहला दृष्टांत उदाहरण है। तो इस उदाहरण में कौन सा प्रत्यभिज्ञान बताया है? एकत्व। जिनदत्त का पूर्व दशा और उत्तर दशा, इन दोनों में व्यापक जो एकत्व है। कल जो जिस जिनदत्त को देखा था वही जिनदत्त आज है, तो कल और आज दोनों उसकी 2 दशा है, पूर्व दशा और उत्तर दशा। इन दोनों दशा में व्यापक जो एकत्व है वह प्रतिभिज्ञान का विषय पहले उदाहरण में, वही यह जिनदत्त है। यह इसमें कौन किसका क्या विषय बनाया है?
एकत्व को विषय किया है। कल जिसको देखा था वही आज है, वह एकत्व प्रतिभिज्ञान है। द्वितीय तो पूर्वानुभूत गो प्रतियोगिकम गवयनिष्ठम सादृश्यम। दूसरा उदाहरण क्या है? गाय के समान गवय होता है, या बिल्ली के समय समान वाघ होता है, ऐसा कहा। गाय के समान गवई होता है कसं बोलते का गवई म्हणजे गवळी झाला नहीं नहीं, गवय मैंने गवड़ी नहीं लेना। गवय ये प्राणी ही है, गाय के जैसा होता है, वो जंगल में रहता है। हाँ, तो वो गाय जैसा एक प्राणी है, उसका नाम गवय है। तो उस गवय को देख करके उसको ये ज्ञान हुआ कि ये गाय जैसा ही है प्राणी। अब जैसे इसमें जाएंगे जंगल में, हमने समझो वाघ को देखा, तो ये बिल्ली जैसा ही वाघ होता है, उसके सदृशता का ज्ञान हुआ। कोल्ला कोल्ला भी है ना, कुत्ते जैसा होता है, कुत्ते जैसा ही दिखता है ना, थोड़ा बड़ा होता है ऐसा। कोल्ला को क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं नहीं, श्रुगाल, श्रुगाल, श्रुगाल होता है ना, श्रुगाल, श्रुगाल को क्या? सियार, 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 वो कुत्ते जैसा ही दिखता है। कुत्ते जैसा दिखता है वह। तो ऐसे सदृशता को देख करके जो ज्ञान हुआ, वो किसको विषय बनाने वाला है? दूसरे उदाहरण में पूर्वानुभूत गो प्रतियोगिकम गवयनिष्ठम। पूर्व में अनुभव किया हुआ गो का जो प्रतियोगिक मतलब उसके समान, जो गवय में रहने वाला सदृशता, गाय में जो प्रतियोगी मतलब उसके समान, प्रतिस्पर्धी अपन बोलते हैं ना, समान ऐसे। दूसरे उदाहरण में पूर्व में अनुभव किए हुए गाय के तुलना, तुलना बोलो प्रतियोगिक मतलब गाय की तुलना में जो गवय में रहने वाली सदृशता है, उसके सिंग इसके सिंग होते हैं, उसका जो आकार है उसके समान ही होता है, उसका सब रचना जो है वो गो जैसी होती है गवय में। तो गाय के तुलना में जो गवय में रहने वाला जो सदृशता है उसको विषय बनाया है। 3 उदाहरण देना प्रतिभिज्ञान के। वही यह जिनदत्त है, और उस जो गाय के समान गवय है, और गो से गाय से भिन्न भैंस है, भैंसा है। ऐसे 3 उदाहरण दिए। तो पहला जो है उदाहरण, उसमें किसको विषय बनाया है? एकत्व को। वही यह जिनदत्त है। अलग अलग लिखता है तो कि एकत्व प्रतिभिज्ञान का अलग लिखना है तो, या खाली प्रतिभिज्ञान की? हाँ, एकत्व प्रतिभिज्ञान के करेंगे कि पूर्व और उत्तर दशा में रहने वाले एकत्व को विषय करने वाले जोड़ रूप ज्ञान को एकत्व प्रतिभिज्ञान कहते हैं। पूर्व और उत्तर दोनों दशा में रहने वाले एकत्व को विषय करने वाले, एकत्व को विषय करने वाले ज्ञान को एकत्व प्रतिभिज्ञान कहते हैं। हे फळ्यावरच दाखवू। तीन उदाहरण दिए प्रतिभिज्ञान को समझाने के लिए। वही यह जिनदत्त है, गाय के समान गवय है, और गाय से भिन्न भैंसा है। तो पहला जो उदाहरण है उसमें किसको विषय बनाया है? पूर्व और उत्तर दशा में रहने वाले एकत्व को ये विषय बनाया है। और दूसरा जो है उसमें गाय में रहने वाले, पूर्व में अनुभव किए हुए गाय के तुलना में जो सदृशता है, गवय में रहने वाली सदृशता, निष्ठ मतलब रहने वाले, गवय में रहने वाली जो सदृशता है उसको विषय बनाया है, सादृश्य को विषय बनाया है। पूर्व दशा किसकी? गाय की, और अब ये उत्तर कौन है? गवय है। इन दोनों में रहने वाली जो सदृशता है
उसको विषय बनाया है। और विषयादृश प्रतिभिज्ञान में गाय जो है वो पूर्वानुभूत है, आगे दिया है ना। तदिदम सादृश्य प्रतिभिज्ञानम दूसरा हो गया। तृतीय तो पुनः प्राग अनुभूत गो प्रतियोगिकम महेशनिष्ठम वैसादृश्यम। तीसरे उदाहरण में पूर्व में अनुभव किए हुए गाय की तुलना में जो भैंसे में रहने वाला जो विसदृशता है उसको विषय बनाया है। भैया पुस्तक यदिदम वैसादृश्य प्रतिभिज्ञानम, यह वैसादृश्य प्रतिभिज्ञान है। कितने प्रतिभिज्ञान बताइए? 3 बताइए। ऐसे है बहुत सारे, लेकिन यहाँ दिखाए 3। कौन कौन से 3 बताएं? सादृश्य और वैसादृश्य। एवं क्या लिखते हैं, हो गए ना। एवं अन्य अपि प्रत्यभिज्ञान भेद, 82 पानावर चालेवा पहिली ओळ। येथे एवं अन्य अपि प्रत्यभिज्ञान भेदा यथा प्रतीति स्वयं उत्प्रेक्षा। इसी प्रकार अन्य भी प्रतिभिज्ञान के भेद जैसा प्रतीति में आए वैसा स्वयं विचार करना चाहिए। रोज के वो इसमें व्यवहार में अपने आते हैं उदाहरण, वो जानने चाहिए। जैसे अभी ये आम है, ये भी प्रतिभिज्ञान है, क्योंकि पूर्व का आम हमने देखा हुआ है, उसको याद है और आप बोलते कि ये आम है ऐसा। इन्होंने खली नीचे ये दिया है उदाहरण उसके, और इदम अल्पम महद्दूरम आसन्नम प्रांशुनेति वा व्यपेक्षात समक्षेर्थे विकल्प साधनांतरम लग्यस्त्र का है उदाहरण। यह अल्प है, यह बड़ा है। अपन बोलते हैं ना कि यह छोटा है। छोटा किसकी अपेक्षा से? आपने किसी बड़े को याद करके बोला ना, उससे ये छोटा है। जैसे जनक दीदी से आकांक्षा छोटी है, तो ये प्रतिभिज्ञान है। जनक दीदी का स्मरण है पूर्वानुभूत, और अभी वर्तमान में आकांक्षा है, तो उसकी तुलना की ना दोनों की, तो इसलिए यह प्रतिभिज्ञान है। और यह बड़ा है, यह पास में है, यह दूर है, दूरम आसन्नम। यह प्रांशु मतलब छोटा, मतलब ठिंगना है। इस प्रकार से अपेक्षा से जो प्रत्यक्ष अर्थ में विकल्प होता है, प्रत्यक्ष कोई वस्तु दिख रही है और किसी का स्मरण है, और उसके बारे में जो भी दोनों में तुलनात्मक ज्ञान होगा वो सब प्रतिभिज्ञान होगा, क्योंकि पूर्व का स्मरण आ रहा है और वर्तमान में प्रत्यक्ष है, और ऐसे जोड़ रूप ज्ञान हुआ है वहाँ पर। तो उसके और भी उन्होंने नीचे उदाहरण दिए हैं। पयोम्बु भेदी हंसस्यात् षट्पादैर प्रमर स्मृत, नीचे टिप्पणी में है। सप्तपर्णैस्तु तत्त्वज्ञैर्विज्ञेयो विषमच्छद, पंचवर्णं भवेद्रत्नं मेचकाख्यं पृथुस्तने, युवतिश्चैकशृङ्गोऽपि गण्डकपरिकीर्तित, शरभोऽप्यष्टभिः पादैः सिंहश्चारुसटान्वितः। दूध और मतलब हंस को आप हमने शास्त्र में कि हंस ऐसा होता है कि जो दूध और पानी को अलग करता है। इसकी वो उसकी चोंच लग जाती है ना दूध में, तो दूध अलग होता है, पानी अलग होता है। जैसे आप रसगुल्ला बनाने के लिए दूध को फाड़ते ना, नींबू डालते हैं, तो दूध अलग होता है, पानी अलग होता है। ऐसे वो उसकी चोंच में वो खटास होती है, और उसको लगाते हैं वो दूध फट जाता है, और दूध और पानी जाता है हंस का। तो ये सुना है और उसको हंस को देखा हमने प्रत्यक्ष, तो यह दूध और पानी में भेद करने वाला हंस है, ऐसा हमें ज्ञान हुआ। तो शास्त्र में जो सुना था वो उसका स्मरण हुआ, और वर्तमान में उसका प्रत्यक्ष हुआ, तो वो प्रतिभिज्ञान हुआ। यह हंस है ऐसा ज्ञान भी अपने को लग रहा है कि प्रत्यक्ष है, लेकिन वो प्रतिभिज्ञान है। यह 6 पैर का भौरा होता है, ऐसा जो ज्ञान है। पानों से मैंने ये सब सुने हुए। सप्तपर्ण ही तत्वज्ञ विषमच्छद नाम का वृक्ष है, वो 7 पर्णों से होता है। 5 वर्ण वाला मेचक नाम का वर्ण रत्न होता है। बड़े स्तन वाली युवती है, 1 सिंग वाला गंडक है, ऐसा जो कहा है। 8 पादों से शरभ होता है, अष्टापद शरभ मतलब, और चारु सटान्वित जिसको आयाड़ बोलते ना रहता है, वो सिंह होता है। ऐसा जो
सब ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यभिज्ञान ही है। प्रत्यभिज्ञान का ही यह स्वरूप बताया। यहाँ अनेक उदाहरण दिए उसके प्रत्यभिज्ञान के। मतलब ये सब अपने ऐसा सुना है शास्त्र में कि 7 पर्णों का ऐसा वृक्ष होता है, दूध और पानी करने वाला हंस होता है, और आयार जिसका होता है ऐसा सिंह होता है। तो उसको देखा प्रत्यक्ष, तो हमें प्रत्यभिज्ञान हुआ कि ऐसा सुना था। क्या बता रहे थे? हाँ, अत्र सर्वत्र भी, इन सभी उदाहरणों में कॉमन क्या है कि अभी वर्तमान का प्रत्यक्ष और पूर्व का स्मरण, ये दोनों उसमें कारण बन रहे उस इस प्रत्यभिज्ञान में। वही यह मेरी बेटी है जिसको मैंने जन्म दिया था, तो वही यह बेटी, तो क्या कौन सा ज्ञान हुआ? प्रत्यभिज्ञान। वह स्मरण हुआ और बेटी प्रत्यक्ष दिखी, तो वही यह बेटी है, इस प्रकार का ज्ञान हुआ। वह कौन सा ज्ञान है? प्रत्यभिज्ञान। अभिज्ञान हो रहा है, वह मेरी बेटी स्मृति हो रही है। ऐसा प्रत्यभिज्ञान में भेद है। प्रत्यक्ष वो पदार्थ दिखा और पहले का स्मरण हुआ, तो उसके बाद जो ज्ञान उत्पन्न होता है दोनों कारणों से, वह प्रत्यभिज्ञान है। मतलब 3 में अंतर हो गया, प्रत्यक्ष में, स्मृति में और प्रत्यभिज्ञान में। कैसा अंतर बताया? एक ही उदाहरण को लेकर के बताओ। दत्त है, हाँ, नहीं, पहले प्रत्यक्ष, यह जिनदत्त है, ये कौन सा हो गया? प्रत्यक्ष ज्ञान। और स्मृति वह जिनदत्त है, और प्रत्यभिज्ञान वह, हाँ, वही यह जिनदत्त है। वही मतलब स्मरण हुआ, पूर्व में देखा था, और वही यह जिनदत्त है, जो पूर्व में मैंने देखा था जिसको, वही यह जिनदत्त है। इस प्रकार पूर्व की स्मृति और वर्तमान का प्रत्यक्ष, इन दोनों का जो जोड़ रूप ज्ञान होता है उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। सब अपन पाठ पढ़ते ना, कल पढ़ा हुआ आज पाठ पढ़ रहे हैं, तो कल हमने टीचर ने पढ़ाया था, वही यह पाठ है, यहाँ तक हमारा पोर्शन हुआ था, ऐसा ज्ञान हो रहा है। वो कौन सा ज्ञान हो रहा है? प्रत्यभिज्ञान हो रहा है। सबसे ज़्यादा अपने प्रत्यभिज्ञान चलता है, व्यवहार सब प्रत्यभिज्ञान पर चलता है। हाँ, इसका विस्तार इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन अनुमान का सबसे ज़्यादा विस्तार है। यहाँ सभी जगह अनुभव स्मृति सापेक्षपना होने से तद हेतु कहा। अनुभव और स्मृति के निमित्त से जो जोड़ रूप ज्ञान होता है उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। कैसा मतलब प्रत्यभिज्ञान? स्मृति, इनके निमित्त से जो जोड़ रूप ज्ञान होता है उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। अब केचित आहु, कोई कहता है, केचित मतलब यहाँ पर बौद्ध है ना, मानते नहीं स्मृति वगैरह, सब केवल विशेष को ही मानते हैं, प्रत्यक्ष को ही मानते हैं ना, स्मृति को मानते ही नहीं है, क्योंकि वो अनेक क्षणवर्ती पदार्थ मानना पड़ेगा ना उनको। स्मृति माने तो कल का आज पदार्थ मानते ही नहीं है। प्रत्येक क्षण क्षण में वस्तु नई होती है, क्षणवर्ती है, तो इसलिए वो पूर्व बौद्ध उन्होंने बताया था। हाँ, वो उसमें है ना एक संतान रहती है, ऐसा बोलते हैं। मानना तो पड़ता ही है, कुछ ना कुछ नित्यता तो माननी पड़ेगी। तो किस रूप से मानते हैं? पदार्थ का स्वभाव न मान करके उसको कल्पना से संवृत्ति नाम दे करके कहते हैं कि वो संतान है उसकी, एक अनेक क्षणों की एक संतान, ऐसा मानते हैं। तो केचित आहु मतलब बौद्ध ऐसा कहते हैं कि अनुभव स्मृति व्यतिरिक्तम प्रत्यभिज्ञानम न अस्ति। आप ये तीसरा ज्ञान बता रहे हैं ना, वो नहीं है। अनुभव और स्मृति को छोड़कर प्रत्यभिज्ञान नाम का कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। उसमें ही गर्भित हो जाता है प्रत्यभिज्ञान, एक तो प्रत्यक्ष में या स्मृति में, ये तीसरा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा वो खंडन कर रहा है प्रत्यभिज्ञान का। तो आचार्य कहते कि तद असत, उनका कहना यह असत है, ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुभवस्य वर्तमान कालवर्ती विवर्त मात्र प्रकाशकत्वम स्मृतेः च अतीत विवर्त द्योतकत्वम इति तावत वस्तुगतिः।
कथम नाम तयोः अतीत वर्तमान संकलित ऐक्य सादृश्यादि विषयावगाहित्वम। ये न्यायदीपिकाकार की भी संस्कृत बहुत ये है अलंकारिक और मार्जित है, मतलब ऐसे शुद्ध संस्कृत और सादे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, ऐसे भारे भारे शब्दों का प्रयोग किया है। हाँ हाँ, तो कहते कि अनुभव से, अनुभव जो है वह कैसा है, अपन सीधा करेंगे तो वर्तमान काल को विषय करने वाला है। उसका जो अर्थ है वह वर्तमान काल वर्ती विवर्त मात्र प्रकाशकत्व इतना बढ़िया शब्द दिया। मतलब वर्तमान काल में रहने वाले, विवर्त मतलब पर्याय, पर्याय मात्र को प्रकाशित करने वाला है कौन? अनुभव। प्रत्यक्ष जो होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, वो वर्तमान काल में रहने वाले पर्याय को विषय करता है, उस पर प्रकाश डालता है, मतलब उसको जानता है। और स्मृति है, स्मृति किसको जानती है? अतीत विवर्त, भूतकाल के विवर्त मतलब पर्याय को, द्योतक मतलब प्रकाशित करने वाली, तो यहाँ द्योतक शब्द रखा, वहाँ पर प्रकाशक शब्द रखा था। हाँ, विवर्त मतलब वो लोगों को लगता है कि विवर्त क्या है, ये द्योतक अतीत ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो स्मृति जो है अतीत काल में जो पर्याय है उसको प्रकाशित करती है, और अनुभव किसको प्रकाशित करता है? वर्तमान काल में रहने वाली पर्याय को विषय करता है। अभी जो वर्तमान में सामने वर्तमान काल और एक पर्याय दिख रही है उसको अनुभव, यह आकांक्षा दीदी, यह जनक दीदी, ऐसे वर्तमान काल में रहने वाले को विषय करता है। और स्मृति किसको विषय करती है? भूतकालीन पर्याय को विषय करती है, उसको प्रकाशित करती है। इति तावत वस्तुगति है, ये वास्तविकता है। वस्तुगति है मतलब ये वास्तविकता है। कथम नाम तयोः अतीत वर्तमान संकलित ऐक्य सादृश्यादि विषयावगाहित्वम। जो अनुभव ज्ञान मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान केवल वर्तमान को प्रकाशित करता है, स्मृति केवल भूतकाल को प्रकाशित करती है, तो उन दोनों के द्वारा भी इन दोनों में रहने वाला जो एकत्व है, सदृशता है, विसदृशता है, इसको कैसे विषय करने पना पाया जाएगा, उस विषय में अवगाहना कैसी होगी उनकी, इसके अनुभव की और स्मृति की। अनुभव केवल प्रत्यक्ष को, वर्तमान को विषय करेगा और स्मृति भूतकाल को विषय करेगी। दोनों को विषय करने वाला अनुभव भी कैसे हो सकता है और स्मृति भी कैसे हो सकती है। मतलब अनुभव का भी विषय पूर्व और उत्तर में रहने वाली एकता नहीं है, या स्मृति का भी विषय पूर्व और उत्तर समय में रहने वाली एकता को विषय करना ये उसका विषय नहीं है, वो समर्थ नहीं है। स्मृति केवल भूतकाल को ही विषय करने में समर्थ है, अनुभव प्रत्यक्ष जो है वर्तमान काल को ही विषय करने में समर्थ है। दोनों को विषय करने वाला दोनों में से एक भी ज्ञान नहीं है, वो है प्रत्यभिज्ञान, अलग है वह, ये सिद्ध कर रहेंगे आगे आचार्य। तयोः मने अनुभव और स्मृति, इन दोनों में अतीत और वर्तमान इन दोनों का संकलित मतलब जोड़ रूप एकता सदृशता आदि के विषय का अवगाहीपना मतलब उस विषय में प्रवेश उसका कैसे होगा, उस विषय में उसका प्रवेश नहीं होगा। तस्मात् अस्ति स्मृति भी स्मृति अनुभव अतिरिक्तम तदनंतर भावी संकलन ज्ञानम। इसलिए स्मृति और अनुभव से भिन्न उसके बाद होने वाला, पहले अनुभव स्मृति होगी, अभी अनुभव होगा और उसके बाद में उत्पन्न होने वाला प्रत्यभिज्ञान होगा। तो ये प्रत्यभिज्ञान जो है वह संकलन ज्ञान है। तदैव प्रत्यभिज्ञानम, स्मृति और अनुभव को अतिरिक्त मतलब उससे भिन्न उसके बाद में होने वाला जो संकलन रूप ज्ञान है वही प्रत्यभिज्ञान है। मतलब तीन ज्ञानों में फर्क समझ में आया होगा क्या? अनुभव मतलब बोलो या प्रत्यक्ष बोलो, स्मृति और प्रत्यभिज्ञान। अनुभव किसको विषय बनाता है? हाँ, प्रत्यक्ष मतलब केवल वर्तमान को विषय बनाता है। स्मृति किसको विषय बनाती है? भूतकालीन पर्याय को विषय बनाती है। और प्रत्यभिज्ञान किसको विषय करता है? दोनों को विषय करता है। इसलिए स्मृति अनुभव भी दोनों को विषय नहीं कर सकता है, स्मृति भी दोनों को विषय नहीं कर सकती है। मतलब अनुभव भी भूत और वर्तमान को विषय नहीं करता है, उन दोनों में रहने वाले एकत्व को। और स्मृति भी जो है वह भी भूतकाल को विषय करेगी, वर्तमान को विषय नहीं करती है। इसलिए और दोनों को विषय करने वाला कौन है? प्रत्यभिज्ञान है।
इसलिए स्मृति और अनुभव से भिन्न उन दोनों के बाद में उत्पन्न होने वाला संकलन रूप ज्ञान है और उसी ज्ञान को प्रतिभिज्ञान कहते हैं। इसलिए अनुभव और स्मृति से भिन्न प्रतिभिज्ञान की उपलब्धि होती है। इस प्रकार बौद्धों ने जो कहा था कि इन दोनों से भिन्न कोई प्रतिभिज्ञान नाम का ज्ञान नहीं है, तो आचार्य ने सिद्ध किया कि अनुभव तो केवल वर्तमान को विषय करता है, स्मृति भूतकाल को विषय करती है और भूत और वर्तमान इन दोनों को विषय करने वाला जो जोड़ रूप ज्ञान है वो प्रतिभिज्ञान है। इसलिए स्मृति और अनुभव से अतिरिक्त प्रतिभिज्ञान नाम का एक ज्ञान मानना चाहिए। उन्होंने अलग प्रमाण माना नहीं है, दो ही प्रमाण माने बौद्धों ने। कौन से दो माने? एक तो स्मृति और अनुभव। नहीं, बौद्धों ने प्रमाण कितने माने हैं? सामान्य। बौद्धों ने दो ही प्रमाण माने ना, एक प्रत्यक्ष और अनुमान। हाँ, ये दो ही प्रमाण माने हैं, तीसरा प्रमाण नहीं माना। इसलिए वो कहता है कि अनुभव और स्मृति को छोड़कर कोई प्रतिभिज्ञान नहीं है। अपरेतु एकत्व इसमें प्रमेय रत्नमाला में और विस्तार से उन्होंने सब सिद्ध किया है। स्मृति माने बिना, स्मृति भी नहीं मानते वो, क्योंकि भूतकाल को मानते नहीं है, वर्तमान में नया नया पदार्थ मानते हैं। स्मृति को भी काल्पनिक ही मानना पड़ता है। तो स्मृति की भी सिद्धि की, प्रतिभिज्ञान की भी सिद्धि की, तर्क की भी सिद्धि की, सभी की सिद्धि की है। अपरेतु एकत्व प्रतिभिज्ञान अभ्युपगम्य अपि, अपरे मने वैशेषिकादिक जो है वह एकत्व प्रतिभिज्ञानम अभ्युपगम्य अपि तस्य प्रत्यक्ष अंतर्भावं कल्पयन्ति। जो नए वैशेषिकादिक लोग हैं, अन्य लोग, वे एकत्व प्रतिभिज्ञान को स्वीकार करके भी उसको अलग प्रमाण नहीं मानते हैं, उसका प्रत्यक्ष में अंतर्भाव करते हैं। वही यह जिन्न दत्त है, सामने जो जाना वो प्रत्यक्ष ही ज्ञान है, ऐसा कह करके उस प्रत्यक्ष में ही उसका अंतर्भाव कर देते हैं। इस एकत्व प्रतिभिज्ञान को मानते हैं, इस सादृश्य को मानते हैं, इसको एक अलग से प्रमाण मानते हैं, उपमान नाम का। उपमान एक आता है ना, 5 न्यायिकों ने 4 प्रमाण माने हैं, उसमें उपमान एक है। तो सादृश्य प्रतिभिज्ञान को उपमान नाम का अलग मानते हैं और एकत्व प्रतिभिज्ञान का अंतर्भाव प्रत्यक्ष में करते हैं, अनुभव में। प्रतिभिज्ञान नाम का अलग प्रमाण नहीं मानते, किसी ने भी स्वीकार नहीं किया प्रतिभिज्ञान अलग प्रमाण रूप से, तो किसी अन्य मतवादी ने उसको स्वीकार नहीं किया है। तो अपरे मतलब अन्य लोग एकत्व प्रतिभिज्ञान को स्वीकार करके भी उसका प्रत्यक्ष में अंतर्भाव की कल्पना करते हैं, मतलब प्रत्यक्ष में वो गर्भित हो जाता है, उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहते हैं। तद यथा, उसी का खुलासा करते हैं। यद इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक अणुविधायी तत्प्रत्यक्षम इति तावत् प्रसिद्धम। इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक अणुविधायी च इदम प्रत्यभिज्ञानम तस्मात् प्रत्यक्षम। प्रत्यभिज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान ही है, ये सिद्ध करते हैं। कैसे कि प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा होता है? जो इंद्रिय के साथ जिसका अन्वय व्यतिरेक का अनुसरण करने वाला, मतलब जहाँ पर इंद्रिय प्रत्यक्ष है, इंद्रियों का प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ अन्वय है और व्यतिरेक भी है, क्योंकि जहाँ इंद्रियां हैं वहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान है, जहाँ इंद्रियां नहीं है वहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष मतलब इंद्रिय प्रत्यक्ष ही लेते हैं, साम्यवृत्त प्रत्यक्ष ही, पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं। इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही वे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार किसमें अन्वय व्यतिरेक माना उन्होंने? इंद्रिय और इंद्रियों के साथ किसका अन्वय और किसका व्यतिरेक? प्रत्यक्ष का। इंद्रिय में और प्रत्यक्ष ज्ञान, इनमें कौन सा संबंध है? इनमें क्या है? अन्वय है, मतलब इंद्रियां है वहां पर प्रत्यक्ष ज्ञान है, और जहाँ इंद्रिय नहीं है वहां पर प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। इस प्रकार इनमें क्या माना? अन्वय और व्यतिरेक। कारण के होने पर कार्य का होना, कारण के न होने पर कार्य का न होना, उसको क्या कहते हैं? व्यतिरेक, अन्वय और व्यतिरेक कहते हैं।
तो इंद्रियों का प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ अन्वय भी है और व्यतिरेक भी है। तो इंद्रियों के साथ अन्वय और व्यतिरेक का अनुसरण करने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान प्रसिद्ध है। तो यह प्रत्यभिज्ञान भी कैसा है? इंद्रिय के साथ अन्वय व्यतिरेक संबंध रखने वाला कौन है? प्रत्यभिज्ञान होता है। क्योंकि जब तक हम प्रत्यक्ष से नहीं देखेंगे तो प्रत्यभिज्ञान नहीं होगा ना। जैसे किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष से देखेंगे जिनदत्त को, तो वही यह जिनदत्त है। तो इंद्रियों के द्वारा उस पदार्थ को देखा तभी प्रत्यभिज्ञान की उत्पत्ति हुई, और इंद्रियों से उस पदार्थ को नहीं देखेंगे तो प्रत्यभिज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इसलिए ये तो प्रत्यक्ष जैसा ही हो गया प्रत्यभिज्ञान। इसलिए इस प्रत्यभिज्ञान का किस में अंतर्भाव करते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान में अंतर्भाव करते हैं। जैसे इंद्रियों के होने पर ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, इंद्रियों के नहीं होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। प्रत्यक्ष मतलब यहाँ साम्यवृत्त प्रत्यक्ष लेना उनकी अपेक्षा। तो इसी प्रकार इंद्रियों के होने पर ही प्रत्यभिज्ञान होता है और इंद्रियों के नहीं होने पर प्रत्यभिज्ञान नहीं होता। इसलिए इंद्रिय और प्रत्यभिज्ञान में भी कौन सा संबंध है? अन्वय व्यतिरेक है। इसलिए प्रत्यक्ष में ही इस प्रत्यभिज्ञान का क्या करते हैं? अंतर्भाव करते हैं, दोनों में समानता देखकर। प्रत्यक्ष ज्ञान में और प्रत्यभिज्ञान में दोनों समानता क्या है? दोनों में कौन सी समानता हो गई? बरोबर नाही तर त्यांनी काय जोडले की अन्वय व्यतिरेक। ये सदृशता हो गई दोनों में, प्रत्यक्ष ज्ञान में और प्रत्यभिज्ञान में। सदृशता क्या हुई? इंद्रियों के साथ अन्वय व्यतिरेक होना। इसका भी इंद्रियों के साथ अन्वय व्यतिरेक होना, ऐसा वो कह रहा है, नहीं है वैशेषिक। इंद्रियों के साथ अन्वय व्यतिरेक का अनुसरण करने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान है, और प्रत्यभिज्ञान भी इंद्रियों के साथ अन्वय व्यतिरेक करने वाला है। इसलिए प्रत्यक्ष ही है वह, प्रत्यभिज्ञान जो है वह प्रत्यक्ष ही है। मतलब अलग से उसको प्रमाण नहीं मानना है, क्योंकि फिर उनके प्रमाण की संख्या बढ़ जाएगी ना। बौद्धों ने दो ही माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। फिर प्रत्यभिज्ञान नाम का अलग से मानना पड़ेगा, तो बोलते हैं अलग मानने की जरूरत नहीं, वो प्रत्यक्ष में उसका अंतर्भाव हो जाता है। तो आचार्य उसका उत्तर देते, तन्न, तुम जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रियानाम वर्तमान दशा परामर्श मात्र उपक्षीणत्वेन। कौन से शब्द रखे देखो, यहाँ पर सब अलग ही शब्द। ऊपर को बताया था वर्तमान काल विवर्त मात्र प्रकाशकत्व। अब यहाँ बता रहे कि वर्तमान दशा परामर्श मात्र उपक्षीणत्वेन। इंद्रियों का काम क्या है? केवल वर्तमान दशा संबंधी विचार करने में ही वो थक जाती है, बस वो पक्षी उतना काम होकर के समाप्त हो जाती है। आगे का विचार नहीं होता इंद्रियों से। परामर्श मतलब विचार उसका। वो हा पो म्हणतो ना आपण तसं। इंद्रिया जो है वर्तमान दशा संबंधी विचार करने में ही क्षीण हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है मतलब उतना ही उसका काम है, केवल वर्तमान दशा का ही विचार करते हैं इंद्रिया। सामने जो दिखाई दे रहा है, अभी आप कैसे दे रहे हैं वही प्रत्यक्ष से जान रहे हैं ना हम। आप पहले क्या थे मैं इंद्रियों से नहीं जान सकता हूँ, वो आप आगे क्या होंगे वो भी इंद्रियों से नहीं जान सकता। वो इंद्रियों से तो केवल वर्तमान को ही जान सकते हैं। तो वर्तमान दशा को विचार करना, वर्तमान अवस्था का, उसमें ही इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है, मतलब उतने में ही वो उसका काम समाप्त हो जाता है इंद्रियों का। और वर्तमान अतीत दशा व्यापक ऐक्य अवगाहित्व घटनत, उस इंद्रियों के द्वारा वर्तमान और भूतकालीन दशा इन दोनों में व्यापक जो एकता है उसमें अवगाह करना, मतलब उसमें प्रवेश करना घटित नहीं होता है। जो केवल वर्तमान का काम कर रहा है वो भूत और वर्तमान इन दोनों में कैसे प्रवेश करेगा, दोनों को कैसे जानेगा? इंद्रिया तो केवल वर्तमान को जान रही है, वो भूतकाल को कैसे जान सकती है? क्योंकि उसका काम तो केवल वर्तमान को जानना है। इंद्रिया जो है वर्तमान दशा परामर्श मात्र उपक्षीणत्वेन, वर्तमान अतीत दशा व्यापक, वर्तमान दशा और अतीत दशा म्हणजे भूत दशा, इन दोनों में व्यापक ऐक्य अवगाहित्व अघटनात्। दोनों मध्ये एकत्वपणा नाही होत।
व्यापक एकता को अवगाहित करना घटित नहीं होता इंद्रियों के द्वारा। इंद्रिया केवल वर्तमान का विषय कर सकती है, वर्तमान और भूत दोनों का विषय नहीं बना सकती है। और प्रतिभिज्ञान में दोनों चाहिए, वर्तमान काल और भूतकाल दोनों को विषय करने वाला ज्ञान चाहिए। नहीं अविषय प्रवृत्ति ही इंद्रियाणाम युक्तिमती चक्षुषा रसादेह अपि प्रतीति प्रसंगात। इंद्रियों की अपने अविषय में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। जो इंद्रियों का विषय नहीं, भूतकाल इंद्रियों का विषय नहीं है। कल क्या हुआ तो हम कैसे जानते हैं? इंद्रियों से जानते हैं कि मन से जानते हैं? इंद्रियों से जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। तो वो इंद्रियों का विषय नहीं है भूतकाल। तो जो उसका विषय नहीं है इंद्रियों का, उसमें इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होती है। ये योग्य है। जैसे चक्षुरेंद्र के द्वारा रस को चखते हैं क्या? जरा रसगुल्ला मीठा हुआ है कि कैसा हुआ है देखो, आंखों से देखो। अब बोलेंगे ऐसा कैसे समझ में आएगा? चखना पड़ेगा ना उसके लिए। जीवा पर रखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ मीठा हुआ, कड़वा हुआ या ककड़ी है। हाँ देखो थोड़ा सा टेस्ट कैसी है ककड़ी। तो कैसे देखते हैं? आँख से देखने पर समझ में आता है कि कड़वी है कि मीठी है। कैसे जो समझ में आता है? चखने से समझ में आता है। तो रस किसका विषय है? रसनेंद्रिय का। वो चक्षु का विषय होगा क्या? नहीं होगा। हाँ शब्द थोड़ा दिखता है क्या आँखों से? नहीं, क्योंकि शब्द किसका विषय है? कर्णेंद्रिय का है। या जो गंध है वो आँखों से दिखती है क्या? इसमें कैसी गंध है, सुगंध है या दुर्गंध? वो तो नाक से ही समझ में आते हैं। जिसके नाक समझो कमजोर है उसको गंध नहीं आती है, तो देख करके समझ में पता चलता है क्या? नहीं। तो इसलिए इंद्रियां अपने विषय में प्रवृत्ति करती हैं, अविषय में प्रवृत्ति नहीं कर, उसका जो विषय नहीं है उसमें प्रवृत्ति नहीं करती। जैसे चक्षु के द्वारा रसादिक की प्रतीति नहीं होते, उसका मानने का प्रसंग आएगा। यदि इंद्रिय अविषय में भी प्रवृत्त होने लगेगी तो आँख से भी रस का ज्ञान होना चाहिए, कान से भी रूप का ज्ञान होना चाहिए, घ्राणेंद्रिय से भी रस का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वैसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसलिए जिसका जो विषय है वही उसको ही वो ज्ञान विषय बनाता है, अन्य को विषय नहीं बनाता है। अपने विषय में ही इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। इंद्रियों की मतलब इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। इसलिए इंद्रियों के द्वारा प्रत्यभिज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए प्रत्यक्ष में प्रत्यभिज्ञान का अंतर्भाव नहीं कर सकते हैं। मतलब बौद्धों ने कहा था कि अनुभव और स्मृति को छोड़कर तीसरा कोई प्रत्यभिज्ञान नहीं है। वैशेषिक आदि कहते हैं कि एकत्व प्रत्यभिज्ञान है, लेकिन प्रत्यक्ष में उसका अंतर्भाव होता है। तो आचार्य ने वो दिखाया कि इसका प्रत्यक्ष में अंतर्भाव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो प्रत्यक्ष किसका विषय? इंद्रियों का। तो प्रत्यक्ष इंद्रियों के साथ अन्वय व्यतिरेक रखता है, वैसा प्रतिभिज्ञान भी इंद्रियों के साथ अन्वय व्यतिरेक रखता है, इसलिए उसमें अंतर्भाव हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो उसका उत्तर दिया कि इंद्रियां केवल वर्तमान को विषय करती है और प्रतिभिज्ञान भूत और वर्तमान दोनों में रहने वाला एकत्व अधिक को विषय करता है, इसलिए वह उसका अंतर्भाव प्रत्यक्ष में नहीं हो सकता है। इंद्रिया जो है वो अपने विषय में ही प्रवृत्त होती है, अविषय में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। अब उसके बारे में आगे शंका करा और कहता है, 12 नंबर का पैराग्राफ है। ननु सत्यम एतत् इंद्रियाणाम वर्तमान दशा अवगाहित्वमेव इति तथापि तानि सहकारी समवधान सामर्थ्यात् दशाद्वय व्यापिनी एकत्वे अपि प्रतीतिं जनयन्तु अंजन संस्कृतम चक्षुः इव व्यवहिते अर्थे। अब कोई दूसरा कहता है, वैशेषिक आदिक जो वैशेषिक मतानुयायी है वो कहता है कि बराबर है आप कह रहे, वह इंद्रिया वर्तमान दशा को ही विषय करती है, वर्तमान को ही जानती है इंद्रिया। इन इंद्रियों से आँख से, कान से, नाक से अभी जो गंध है वही सूंघा जाएगा ना, अभी जो रस है उसको ही चख सकती है इन रसनेंद्रिया। कल के रस को आज नहीं चख सकती है। कल क्या खाया था आपने, इंद्रिया बताती क्या आज? वो तो मन का काम है। या कर्णेंद्रिय के द्वारा वर्तमान शब्द ही सुनाई देता है, भूत भविष्य का शब्द सुनाई नहीं देता है। तो वो बोलता है कि ठीक है आप कह रहे हो,
कि इंद्रियां वर्तमान दशा को ही विषय करती है, लेकिन फिर भी वो इंद्रियां जब उसको कोई ऐसे सहकारी कारण मिलते हैं तो उसकी दोनों दशा में रहने वाला जो एकत्व है उसमें भी वो प्रतीति को उत्पन्न करती है। ऐसा इंद्रिय ज्ञान जिसको स्मृति का साय मिल जाए। अभी मैं वर्तमान में आँख से किसी आपको देख रही हूँ और मुझे इंद्रियों से जान रही हूँ ना, मुझे स्मृति का निमित्त मिल जाए, स्मृति का सहायता मिल जाए तो मैं प्रतिविज्ञान को उत्पन्न करती, मेरी इंद्रियां प्रतिविज्ञान को भी उत्पन्न करती हैं, ऐसा वैशेषिक कहता है। इंद्रियों से विषय में प्रवृत्ति नहीं होती है, इंद्रियां अपने विषय को ही विषय करती बराबर है, लेकिन उन इंद्रियों को जब सहायभूत अन्य कारण मिल जाते हैं तो वह प्रतिविज्ञान भी उत्पन्न करें, क्या बिगड़ता है उसमें? हाँ, इंद्रिया करती है, लेकिन जब इंद्रियों को अन्य दोनों दशा में रहने वाला जो व्यापक एकत्व है उसमें भी प्रतीति उत्पन्न होगी। कैसे? कि सहकारी समवधान सामर्थ्य, सहकारी कारणों की सानिध्यता के सामर्थ्य से उसको कोई सहकारी कारण मिल जाए, मतलब इंद्रिय ज्ञान को स्मृति रूप सहकारी कारण मिल जाए तो और प्रतिविज्ञान भी उत्पन्न करेगा वो इंद्रिय ज्ञान, ऐसा वो कहता है। जिस प्रकार उदाहरण क्या दिया, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा अभी जो प्रकट है वही दिखता है, लेकिन जब उसमें अंजन डालते हैं तो अप्रकट भी पदार्थ दिखाई देते हैं ना। अंजन का सहकारी कारण मिलता है, आँख में अंजन डाल के देखते हैं ना, जो कोई चोरी करके कुछ सामान लेके गया है और अंजन डालते तो वो दिखता है कि कौन लेके गया, ऐसा कहते हैं। मतलब गुप्त जो है इंद्रियों के द्वारा जो विषय नहीं उसको भी वो विषय बनाती है चक्षुरेंद्रिय। किसको? अंजन संस्कृतम चक्षुः, अंजन का जिसमें संस्कार हुआ है, आँख में अंजन डाल दिया तो व्यवहित अर्थ कि जो ढका हुआ भी है प्रकट नहीं है। जैसे चक्षुरेंद्र किसको देखती है? जो प्रकट वस्तु उसको ही देखती है। आँखों से क्या दिखाई देता है? जैसे आम रखे हैं टोकरी में और उस पर ढका है, दिखता है क्या आम? अब ये कपड़ा है, ये ढका हुआ है और इसके नीचे क्या है वो दिखता है क्या? लेकिन जब इस चक्षुरेंद्र को अंजन का सहकारी कारण मिल जाता है तो अव्यवहित, मतलब जो व्यवहित है ढका हुआ है उसको भी जानती है, ऐसा वो शंकाकार कह रहा है। उसी प्रकार इंद्रिया जो है वह पूर्व और उत्तर में रहने वाला जो एकत्व है उसको विषय करेगी जब उसको सहायक कारण मिल जाएंगे तब, ऐसा इस शंकाकार का कहना है। नहीं चक्षुष व्यवहितार्थ प्रत्यायन सामर्थ्यम अस्ति, अंजन संस्कारवशात तो तथात्वम उपलब्धम। चक्षुरेंद्रिय का ढके हुए पदार्थ को जानने का सामर्थ्य नहीं है। प्रत्यायन मतलब जानना, जनाना बोलो उसको कहना कि चक्षुरेंद्रिय से व्यवहित मतलब ढका हुआ पदार्थ उसको जानने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अंजन के संस्कार के वश से वह ढके हुए पदार्थ को भी प्राप्त करती है चक्षुरेंद्रिय। भले आंखों से नहीं दिखाए लेकिन अंजन डालने के बाद वह आंखों से ढका हुआ पदार्थ भी दिखाई देता है। उसी प्रकार तद्वत एव, ये सब वैशेषिक मतानुयायी कह रहा है। उसी प्रकार स्मरणादि सहकृतानि इंद्रियाणि एव दशाद्वय व्यापकम एकत्वम प्रत्यायिष्यन्ति किम प्रमाणांतर कल्पना प्रयासेन। दो दशा में रहने वाला जो व्यापक एकत्व है, उसी प्रकार स्मरणादिक का जिसको सहायता है ऐसी इंद्रिय ही, इंद्रियों से हम देख रहे हैं लेकिन इसको स्मरण का सहाय मिल गया स्मृति का, तो ये इंद्रिया भी दोनों दशा में रहने वाले व्यापक एकत्व को जानेगी, ग्रहण करेगी। जो पूर्व आपकी दशा और अभी वर्तमान दशा, इन दोनों में रहने वाले कौन है एकत्व? कल भी आकांक्षा दीदी थी, आज भी वही है। तो ये दोनों दशा में एक व्यापकपना है, एकत्व है व्यापक। उस एकत्व को कौन ग्रहण करेगी? इंद्रिया ही ग्रहण करेगी। जिस इंद्रियों को स्मरण का सहाय मिला है, ऐसा वो कह रहा है। अलग से आप प्रतिविज्ञान और एक ज्ञान करने के कष्ट क्यों करते हो? इतने सब बढ़ा रहे हैं अपने ज्ञान के प्रमाण के भेद, वो जड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में इसका अंतर्भाव हो जाता है।
किम प्रमाणांतर कल्पना प्रयासेन, दूसरे दूसरे प्रमाण को मानने की कल्पना से, व्यर्थ प्रयास से क्या लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष में ही प्रत्यभिज्ञान का अंतर्भाव कर दो, अलग से प्रत्यभिज्ञान प्रमाण मत मानो, ऐसा वह वैशेषिक कह रहा है। ये पूरी उसकी 4 लाइन जो है वो पूरा उसका अपनी शंका का समर्थन है। तदपि असत, आचार्य कह रहे कि ये सब आपका कहना भी ठीक नहीं है, असत है, झूठा है। क्यों? क्योंकि सहकारी सहस्र समवधानी अपि अविषय प्रवृत्ति अयोगात, हजारों कारण मिल जाए तो भी अविषय में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। जैसे अब चक्षुरेंद्र का विषय क्या है? रूप है, देखना। अब चक्षुरेंद्र के द्वारा हजारों कारण मिल गए उसको, तो वो चखने का काम करेगी क्या चक्षुरेंद्रिय? उसका जो विषय है उसी में प्रवृत्त होगी, भले उसके विषय में सूक्ष्म प्रवृत्त होगी, लेकिन जो उसका विषय ही नहीं है उसमें इंद्रिय प्रवृत्त ही नहीं हो सकती है। तो हजारों सहकारी कारण मिलने पर भी अविषय में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। जो उस इंद्रियों का विषय है उसी विषय को इंद्रिय जानेगी, कर्णेंद्रिय रस को नहीं जानेगी हजारों कारण मिलने पर भी, या चक्षु रसनेन्द्रिय रूप को नहीं देखेगी, कितने भी कारण उसको मिलने दो, फिर भी अविषय में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं आगे, चक्षुषः ही अंजन संस्कार आदि ही सहकारी, स्वविषय रूपादौ एव प्रवर्तकः न तो अविषय रसादौ। चक्षुरेंद्रिय का उदाहरण उसने दिया था ना, चक्षुरेंद्र के द्वारा जब देखने का कार्य होता है, व्यवहित को चक्षुरेंद्र नहीं देखती है, लेकिन अंजन डालने पर व्यवहित मतलब ढके हुए पदार्थों को भी देखती है चक्षु, ये उदाहरण दिया था। तो उसके लिए आचार्य कह रहे हैं कि अंजन आदि का संस्कार जिस पर हुआ है, ऐसे चक्षुरेंद्रिय जो अंजन संस्कार आदि जिसके सहकारी हैं, ऐसी चक्षुरेंद्रिय स्वविषय रूपादौ एव प्रवर्तक। चक्षुरेंद्रिय जब अंजन डाला तो चक्षुरेंद्रिय के द्वारा रस देखा कि रूप देखा? रस को नहीं चखा ना चक्षुरेंद्र ने अंजन डालने पर भी, तो अपने रूप विषय में ही वो प्रवृत्त हुई चक्षुरेंद्रिय, रस विषय में प्रवृत्त नहीं हुई, भले अंजन के सहकारी कारण मिलने पर भी। तो इसलिए कहा अंजन संस्कार आदि सहकार जिसको है, ऐसे चक्षुरेंद्रिय का अपने विषय जो रूपादिक है उसमें वो प्रवर्तक है, अंजन संस्कार आदि सहकारी कारण। अविषय रसादिक में वे सहकारी कारण नहीं है। चक्षुरेंद्र का अविषय क्या है? रस है। उसको अंजन सहकार मिलने पर भी कितना भी कुछ और मिल जाए चक्षुरेंद्र को, तो रस को ग्रहण नहीं कर सकती है। अविषय च पूर्वोत्तर व्यवस्था व्यापकम एकत्वम इंद्रियाणाम, यहाँ पर इंद्रियों का विषय नहीं है। क्या नहीं है? पूर्व और उत्तर अवस्था में व्यापक जो एकत्व है, कल का ही आज है। कल का जो जिसको देखा था वह जिनदत्त ही आज दिखाई दे रहा है। तो जो पूर्व और उत्तर अवस्था में रहने वाला जो व्यापक एकत्व है वह इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए उसको कितने भी सहकारी कारण मिल जाए इंद्रियों को, तो भी प्रत्यभिज्ञान उससे उत्पन्न नहीं हो सकता है। तस्मात् तत्प्रत्यायनाय प्रमाणांतरम अन्वेषणीयम एवं, इसलिए क्या करना चाहिए? उसको प्रत्यायन मतलब जानने के लिए पूर्व अवस्था और उत्तर अवस्था इन दोनों में रहने वाला जो एकत्व है उसको विषय करने वाला दूसरा ज्ञान आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इंद्रिय इसमें समर्थ नहीं है, इंद्रिय ज्ञान से उसका ज्ञान नहीं होगा, इसलिए अलग प्रमाण को आपको खोजना ही पड़ेगा। और वो अलग ज्ञान कौन सा है? प्रतिभिज्ञान ही है। सर्वत्रापि विषय विशेष द्वारेण प्रमाण भेद व्यवस्थापनात्, ये जो अलग अलग प्रमाण के भेद किए, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये क्यों किए इतने भेद? तो विषय विषय विशेष विशेष है वहाँ पर। जो एक ने विषय बनाया वो दूसरे ने नहीं बनाया, दूसरे ने बनाया उसको तीसरे ने नहीं बनाया। सब जितने भी भेद बताए ज्ञान के, वो विषय भेद के कारण उन ज्ञानों में भी भेद होते हैं।
इसलिए कहा कि सर्वत्रापि मतलब प्रमाणों के भेदों में जो विषय विशेष द्वारे न विषय विशेष के द्वारा प्रमाण भेद की व्यवस्था की है। एक परोक्ष प्रमाण कहा तो हो जाता ना, उसके फिर स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम इतने भेद क्यों किए? क्योंकि विषय भेद है, स्मृति का विषय अलग है, वो केवल पूर्व के अनुभव किए हुए पदार्थ को याद करता है। प्रतिभिज्ञान पूर्व और वर्तमान दोनों का जोड़ रूप ज्ञान हुआ है। तर्क त्रिकाल विषय को विषय बनाता है, जहाँ जहाँ ऐसा है वहाँ वहाँ ऐसा है। अनुमान अलग है, वो साधन से साध्य का ज्ञान होता है तो अनुमान ज्ञान है। इसलिए विषय विशेष है, अलग अलग विषय है, इसलिए ज्ञान उतने हो गए। वैसा ही विषय होता तो दो अलग नहीं होते, अलग विषय जहाँ पर है वहाँ उसको जानने वाला ज्ञान भी अलग है। तो इसलिए सभी जगह विषय विशेष के द्वारा मतलब विषय अलग अलग है तो प्रमाण का भेद होता है। प्रमाण भेद की व्यवस्थापना उसी प्रकार से हुई है। इसलिए प्रतिभिज्ञान को विषय करने वाला अलग ही प्रमाण मानने, प्रतिभिज्ञान नाम का अलग ही प्रमाण मानना चाहिए। उसका इंद्रिय में अंतर्भाव नहीं होता है, इंद्रिय ज्ञान में या प्रत्यक्ष ज्ञान में उसका अंतर्भाव नहीं होता है। इस प्रकार बौद्ध और वैशेषिक इन दोनों का निराकरण किया, खंडन किया। यहाँ तक ही बस करते अपन आज, कर लेंगे आगे का पैराग्राफ। तो क्या बताया, विषय क्या बताया, प्रतिभिज्ञान के भेद कितने बताए? ऐसे 3 बताए, लेकिन आदि से बहुत सारे होते हैं। एकत्व, सदृश्य और वैसादृश्य। पूर्व और उत्तर दोनों में एकत्व रहने वाला जो है उसको विषय बनाने वाला कौन है? हाँ। और सादृश्य प्रतिभिज्ञान पूर्व में अनुभव किए पदार्थ की सदृशता को विषय करने वाला है, वर्तमान में उसकी सदृशता को विषय करने वाला है। और पूर्व अनुभव किए वस्तु से विसदृशता को विषय करने वाला कौन है? वैसादृश्य प्रतिभिज्ञान है। और इसी प्रकार जो भी तुलनात्मक ज्ञान है, एक का स्मरण हो रहा है और दूसरा प्रत्यक्ष है, उसमें जो तुलना की जा रही है, यह इससे छोटा है, यह इससे बड़ा है, यह इससे ठिंगना है, यह इससे ऊंचा है, यह इससे दूर है, यह इससे पास है, ये सभी प्रतिभिज्ञान के ही विषय हैं। और प्रतिभिज्ञान को अनुभव में स्मृति में दोनों में भी अंतर्भूत नहीं कर सकते हैं, या इंद्रिय ज्ञान में भी इस प्रतिभिज्ञान का अंतर्भाव नहीं हो सकता है। उसको अलग प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि सबके विषय अलग अलग हैं। इंद्रियों का विषय अलग है, स्मृति का विषय अलग है और प्रतिभिज्ञान का विषय अलग है। इसलिए प्रतिभिज्ञान का एक प्रमाण स्वतंत्र मानना पड़ता है, मानना चाहिए। अब आगे उसकी को और सिद्ध कर रहे हैं, फिर तर्क का चालू हो जाएगा कल। इस प्रतिभिज्ञान अभी जाते तो वहाँ पर विचार करना कि हमने ये जाना, कौन से ज्ञान से जानना, ये ज्ञान के भेद जान रहे हैं ना। अब हम किस ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं? स्मृति के द्वारा जान रहे हैं, अभी हम प्रतिभिज्ञान के द्वारा जान रहे हैं या प्रत्यक्ष से जान रहे हैं। इतने 3 आपको पता भी हो गए अभी, एक साम्यवारिक प्रत्यक्ष, एक स्मृति और प्रतिभिज्ञान। अभी तर्क नहीं आया है, फिर तर्क ज्ञान का आगे आएगा। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं अखंड व्यापक एक तत्व हूँ। अनादि अनंत सभी पर्यायों में एकत्व स्वरूप हूँ। अनंत गुणों में एक व्यापक हूँ। जानिए गुण और पर्याय में व्यापक ऐसे निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा को जानिए। मैं हूँ ही, मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा। त्रिकाल ध्रुव हूँ, तीनों कालों में हूँ, शाश्वत हूँ, सत्य स्वरूप हूँ। यह आत्मा कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है,
वास्तविक है। तो जानिए, जो सत है वह ज्ञान का विषय है। असत वस्तु ज्ञान का विषय नहीं है। जो है वह ज्ञान के द्वारा जाना जाता ही है।